एवरीवन, आज हम जो थर्ड लेसन है हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद, उसका जो आगे का भाग रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, फिर उसमें रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और गांधी जी का वापस आना, उसके सत्याग्रह, ये सब हमने पढ़े। अब बात आती है असहयोग ही क्यों। हमने ये भी पढ़ा कि रॉलेट एक्ट के बाद एक असहयोग आंदोलन, खिलाफत जो आंदोलन था, उसके साथ साथ इन सबको इकट्ठा करके एक असहयोग आंदोलन की जो है नींव तैयार कर ली गई थी। अब बात आती है कि असहयोग ही क्यों। तो गांधी जी की पुस्तक है एक हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1909 में लिखी, प्रकाशित हुई। उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही भाई, जब भारतीयों ने सहयोग दिया तभी तो ब्रिटिश शासन स्थापित हो पाया है, और अगर हम इसी सहयोग को वापस ले लेते हैं तो हम आसानी से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे योग का विचार आंदोलन कैसे, मतलब गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को, मतलब ऐसे योग किस प्रकार करें कि सरकार ने जो भी उनको उपाधियां, पदवियां दे रखी हैं वो लौटा दें, सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालत, उन सब का बहिष्कार करें, और अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। सविनय अवज्ञा यानी कि सिविल ओबीडियंस की, मतलब उनका किसी भी आज्ञा का पालन ना करना। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्रा यानी कि देश के लोगों को इकट्ठा करते रहे, उनको जागरूक करते रहे कि किस प्रकार से असहयोग आंदोलन में पार्ट लेना है। फिर नवंबर 1920 में जो विधायी परिषद के लिए चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे, उन्हें भय था कि आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही और जो आंदोलन के समर्थक और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन दिसंबर 1920 में, अब देखो बेटा, ये यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ कि असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति पर मोहर लगा दी गई। दिसंबर 1920 में प्रस्ताव पारित हो गया। कौन से अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में, नागपुर महाराष्ट्र में। ये मैप में भी क्वेश्चन आता है और देखो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ। अब शुरू हुआ था वो जनवरी 1931 में, क्योंकि देखो दिसंबर 1920 में प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन उसको स्टार्ट करते करते जनवरी आ गई, और जनवरी आ गई तो 1920 से अब ये क्या हो गया, 1921 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर ये कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैडम असहयोग आंदोलन तो दिसंबर 1920 में शुरू हुआ या जनवरी 19। तो बेटा अगर देखो क्वेश्चन को समझना है, अगर प्रस्ताव पारित करने वाला क्वेश्चन आता है तो दिसंबर 1920 में, लेकिन अगर आंदोलन शुरू कब हुआ ये पूछा जाता है तो जनवरी 1921 में। तो आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उनमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, और विभिन्न जो सामाजिक समूह थे उन्होंने असहयोग के विचार को किस तरह समझा। अब बात आती है कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। अब देखो ये यहाँ पर आ गया ना, वहाँ पर प्रस्ताव पास हुआ था, यहाँ पर आ गया है कि शुरू जनवरी 1921 में हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। अब बात आती है शहरों में आंदोलन, कि शहरों में आंदोलन कैसे शुरू हुआ और किस प्रकार उनका वहाँ पर वो करना शुरू किया। तो आंदोलन शहरी मध्यवर्ग की हिस्सेदारी के साथ हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया, और जो परिषद चुनावी बहिष्कार किया गया, और जो सामान्य रूप से जो केवल ब्राह्मणों को मिल पाते थे, इसलिए इस पार्टी के चुनाव को बहिष्कार किया गया।
अब क्या किया, आर्थिक मोर्चे पर भी असहयोग का असर ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार, यानी कि जो विदेशी सामान था उसका शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग होता है कि शराब की ओर जाने वाले जो रास्ते थे उनको रोक दिया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ठीक है। और इस तरह से ये असहयोग आंदोलन शहरों में बढ़ता चला गया। भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघा का उत्पादन भी बढ़ने लगा था, क्योंकि लोग विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहे थे। अब ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से समस्या पैदा ये हो गई कि भारतीय जो संस्थान थे वो इतने नहीं थे और इतनी हायर एजुकेशन वाले नहीं थे। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया भी बहुत धीमी थी। विद्यार्थी शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा अदालतों में। अब देखो, स्टार्टिंग में तो शहरों में ये बहुत ही तेज़ी से फैला, सबने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, लेकिन इसके हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, विकल्प मौजूद नहीं था कि अगर हम उसको छोड़ दें तो कहाँ जाएं। ना तो स्कूल थे, ना कॉलेज थे, ना और रोज़गार के कोई साधन थे, तो क्या करेगा बंदा। मतलब हार कर वहीं पर वापस लोगों ने, शिक्षकों ने, हेडमास्टर ने, वकीलों ने जाना शुरू कर दिया। अब बात आती है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अभी हम पढ़ रहे थे शहरों में विद्रोह कैसे फैला, अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। शहरों में बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया और युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले विकास आदिवासियों ने संघर्ष के इस आंदोलन समा गए। अब बेटा इसमें एक जो किसान थे बाबा रामचंद्र, वो एक गिरमिटिया मज़दूर थे जो फिजी में गिरमिटिया क्या है बेटा, गिरमिटिया मज़दूर वो होते हैं जिन्हें काम करने के लिए विदेशों में ले जाया जाता था और उन्हें वहाँ पर बंधुआ मजदूरी उनसे कराई जाती थी। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था और धीरे धीरे ये एग्रीमेंट को गाँव में लोग गिरमिट कहने लगे और जो इस एग्रीमेंट के तहत जो लोग जाते थे काम करने के लिए उन्हें गिरमिटिया मज़दूर कहा जाने लगा। किसानों को इस तरह किसानों से भारी भरकम लगान की तरह कर वसूल रहे थे। किसानों को बेगार देनी पड़ती थी। बेगार यानी कि बिना काम के, बिना वेतन के उन्हें काम करना पड़ता था। पट्टेदार के तौर पर पट्टे निश्चित नहीं होते थे और मतलब ये था कि किसानों की हालत जो थी वो बहुत ही ख़राब थी। पंचायतों में अब बात आती है यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गाँव का दौरा किया। ये मैप में ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट उसमें पूछा जाता है कि 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ का दौरा किया, तो अवध के गाँव का, ये यूपी में है। और वहाँ पर उन्होंने जो बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोग जो या किसान सभा का जो नेतृत्व कर रहे थे और ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने उन सब से मुलाकात की और पूरे इलाके के गांव के संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। इस तरह असहयोग आंदोलन गाँवों में भी अपने चरम पर था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे थे, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर भी कब्जा कर लिया गया। तो स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयाँ और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। तो इस तरह कुछ भ्रम भी या गलत या झूठ बातें भी फैलाई जा रही थी, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भाग ले रहे थे। अब आगे आ जाता है बेटा, इसमें और इम्पोर्टेंट इतना है नहीं, आगे आ जाता है बागानों में स्वराज। यानी कि अब बागानों में उस टाइम पर जो बंधुआ मज़दूर काम करते थे उन्हें क्या था, एक बार उन्हें मज़दूरी के लिए ले जाया जाता था और फिर उन्हें वहाँ पर बंधुआ मज़दूर बना दिया जाता था। उन्हें बिल्कुल छुट्टी नहीं दी जाती थी वहाँ से आने के लिए। उन्हें वहीं पर वो अपने घर गांव वापस नहीं आ सकते थे। तो उन बागानी मज़दूरों के लिए सिर्फ इतना ही, उनके लिए स्वतंत्रता के मायने इतने ही थे कि उन्हें बागानों से घर वापस जाने की, अपनी मर्ज़ी से वापस आने जाने की छूट मिल जाए, ताकि वो आसानी से
जा सकें। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षा और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए एक ऐसे युग का ये परिसूत्र था कि अब उनकी सारी मुसीबतें जो हैं वो कम हो जाएंगी और उन्हें हर तरह की आज़ादी जो है वो मिल जाएगी। अब बात आती है कि आदिवासी जो थे उन्होंने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी। तो अखिल भारतीय आंदोलन ने भी इस भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो इनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। अब एक फरवरी 1922 में, ये देखो इसमें ये दिखा भी रखी है, गोरखपुर स्थित, ये वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है बेटा, चौरी चौरा नामक स्थान पर, ये यूपी के गोरखपुर ज़िले में है चौरी चौरा नामक स्थान। वहाँ पर फरवरी 1922 में एक शांतिपूर्ण जो है जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। क्या हुआ कि वहाँ के जो उग्र भीड़ थी उसने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी और 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए। तो इस तरह अब असहयोग आंदोलन धीरे धीरे हिंसक होता जा रहा था। अब बात आती है सविनय अवज्ञा की ओर, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि उनका कोई भी कहना ना माने और अहिंसक तरीके से, बाद में निकालूँ। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। और अब बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट आ जाती है, 1 नंबर में भी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गांधी जी ने, तो फरवरी 1922 में लिया। और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब क्या हुआ कि जो कुछ परिषदें या लोकतांत्रिक व्यवस्था जो या हमारे ये लीडर्स थे, CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये परिषद में राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता का दबाव बनाए हुए थे। ये कुछ लिमिटेड चीज़ों की मांग करते थे कांग्रेस उस टाइम तक, और जो ये थे हमारे जो उग्र राजनेता थे ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते थे। आंतरिक बहस और वह असहमति के लिए माहौल 2 ऐसे तत्व थे जिन्हें 20 के दशक में आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर से बदल दी। पहला कारक था विश्व आर्थिक महामंदी। 1929 से लेकर 1933 तक पूरा विश्व आर्थिक महामंदी की चपेट में था। कृषि उत्पादों की हर तरह की वस्तुओं की डिमांड घटने लगी थी। किसानों के लिए अपनी उपज को बेचना और जो लगान को चुकाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो 1930 के दशक में जो ग्रामीण इलाके थे उसमें एक बहुत ही भारी उथल पुथल हुई। उसी टाइम पीरियड के दौरान 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत किस लिए किया गया? साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उसमें ना तो कोई भी वो यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, जो गवर्नमेंट एक्ट पास हुआ था 1919 में, उसकी रिपोर्ट की जांच करने के लिए आए थे और उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। सभी जो उसके 5-7 सदस्य थे अंग्रेज़ थे और उसके जो हेड थे उसके नाम सर साइमन था और उन्हीं के नाम पर इसको साइमन कमीशन कहा गया था। तो इसलिए भारतीयों ने इसको स्वीकार करना से मना कर दिया। अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमोल सा ऐलान कर दिया गया, यानी कि ऐलान कर दिया गया, लेकिन कोई भी इसके बारे में ना समय सीमा बताई गई, ना कुछ भी कहा गया कि उनको कब दिया जाएगा। तो
और कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव में कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की तेज तर्रार उदारवादी और मध्यम वर्गीय ब्रिटिश डोमेन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का जो प्रभाव था वो घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। कब रखी गई? लाहौर अधिवेशन में रखी गई। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज के वीडियो में इतना ही बेटा, कल हम आगे पढ़ेंगे।